तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को डीकेटी कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाए थे चलने, और उसमें बताया था कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने करवाया था। और आज आप लोगों के लिए कोशिका विज्ञान से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोगों ने बिना समय गवाए जो है शुरू कर लेते हैं। और यह जो चैप्टर है आप लोगों के बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस और अन्य किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए यह जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए जो है आप लोग वीडियो में बने रहिए और प्रश्नों को देखते रहिए। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। मैंने सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में कौन सा जो है सब सही नहीं है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसके आंसर बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य के से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होते हैं। देखिए, एनडीए में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। चलते हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आप लोग का कहता है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। माने निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्म को, अमीबा को, श्वेत रक्त कणिका को, या लाल रक्त कणिका को? देखिए, इसको WBC भी हम लोग बोलते हैं और इसको RBC भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्म ही सबसे छोटी कोशिका होती है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉनरे ने, हैंचिंसन ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने बताया था, जीव द्रव्य का नाम सर्वप्रथम दिया था, ठीक। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न करता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी लैमार्क, हैक्सले, या ट्रेविरेनस ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैक्सले, ठीक है। क्या हो जाएगा? हैक्सले। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? मतलब जीव द्रव्य किससे बना होता है? एक कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, या अन्य कोशिकांग से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से जो है ये बना होता है, ठीक। अगला प्रश्न है आप लोगों का 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? विभेदित करने का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। क्या करना? अलग करना, ठीक है। क्या करना? अलग करना, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल, ठीक। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल, ठीक। अगला प्रश्न है आप लोगों का, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, या गोल्जी कैट, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड, ठीक है। क्या होगा? प्लास्टिड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का 9वां नंबर प्रश्न कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति को ही हम लोग बाहरी आवरण के रूप में जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग का 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कोशिका भित्ति जो होती है पारगम्य होती है, मतलब पारदर्शी। ठीक है, क्या होती है, पारदर्शी होती है ना। अगला प्रश्न है आप लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। पौधों का एक कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम। देखिए एनडीए 2012 में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक, क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन सा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या गोल्जिकाए। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, वो करता है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति से ही हमारा कोशिका एक निश्चित रूप में बनता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में जो हड्डी जो है एक तरीके का एक आकार प्रदान करता है, उसी तरीके से ये कोशिका भित्ति करती है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका यानी पौधों में। ठीक है, पौधों में ही वह पौधा में पाया जाता है। तो वह कौन सी कोशिकांग है जो पौधों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपर्युक्त सभी। माने कि ये तीनों पाया जाता है कि इनमें से कोई भी। तो देखिए ये तीनों पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं पाया जाता है, लवक पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अल्टमैन ने, डी डुवे ने, पेलेड ने, डी बोवेरी ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टमैन ने। ठीक है, अल्टमैन ने ही इसका खोज किए हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जागृह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछे हुआ है कोशिका का ऊर्जागृह मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है। गोल्जिकाए, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, हाउस कहा जाता है। तो याद रखिए इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा। कोशिका में भोजन का अवकरण नहीं होगा, कि भोजन का ऑक्सीकरण, कि भोजन का पाचन, कि भोजन का अवशोषण। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कोशिका में, है ना। अगला प्रश्न है आप लोग का 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, माने भीतरी भाग। वलन का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। क्रिस्टी हम लोग कहते हैं भीतरी वलन को, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है। ईस्ट में नहीं होता है, कि कवक में, कि जीवाणु में, कि हरे शैवाल में। तो देखिए जीवाणु में जो है
नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न आप लोग का नंबर 19 नंबर प्रश्न कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की किस भाग में एटीपी का संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। एटीपी का संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है बाह्य झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, आंतरिक झिल्ली में या मैट्रिक्स में। तो इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक झिल्ली में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी का संश्लेषणकारी होता है। ठीक, देखिए हम लोग तेज़ी से चल रहे हैं, क्या कि हम लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है और आज 26 तारीख हो चुका है। तो हम लोग जितना जल्दी प्रश्नों को करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। कोशिका अंगक में डीएनए होता है। गोली उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिका अंगक में डीएनए होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग का 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। कोशिका में राइबोसोम की अगर अनुपस्थित हो तो कौन सा कार्य नहीं होगा। श्वसन नहीं होगा, कि उत्सर्जन, कि प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा अगर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति हो तब। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए यह क्वेश्चन ही नीचे पूछे हुआ है, करा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो यही अभी तो पढ़े हैं कि राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है आप लोग के सामने कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है ना। कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है गोल्जी का है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो देखिए उसको कहते हैं हम लोग अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक, क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन बा को घुमा के दे पूछ दिया, प्रोटीन संश्लेषण वाला क्वेश्चन जो हम लोग 22 नंबर में किए हुए थे वही क्वेश्चन है और इसका भी आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक, हम लोग तेज़ी से चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न कहता है आप लोग के सामने कि कोशिकाएं श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 26 नंबर की अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। कहाँ पाया जाता है अवर्णिक लवक, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो देखिए ये पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में। कहाँ पाया जाता है, जड़ों की कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का क्रोमोप्लास्ट जो है फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो है प्रदान करती है। ठीक, अगला है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, माने पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद जो है ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो वह है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल। जो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको भी है ना, इसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका की
आत्महत्या की थैली कहलाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्जी का? तो लाइसोसोम को जो है हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का 30 नंबर प्रश्न कहता है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो वह है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ही हम लोग कहते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है आप लोग के नंबर 31। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाता है, माने कोशिकाओं में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? तो देखिए जल जो है बनना होता है अधिक मात्रा में हमारी कोशिकाओं में। याद रखिएगा अधिक मात्रा में हमारे शरीर में क्या होता है? तो जल होता है, इसलिए कहा भी जाता है। और देखिए बीपीएससी में पूछे हुआ है क्वेश्चन, बीपीएससी 1994। ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर 32 नंबर प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? तो वह है डेस्मोसोम, राइबोसोम, घानी या लाइसोसोम? तो देखिए वो लाइसोसोम है, सीडीएस में पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 33 नंबर प्रश्न कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? माने पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है हम लोग अंतर करते हैं, तो वह है कोशिका भित्ति के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका भित्ति के द्वारा हम लोग जो है अंतर कर पाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 34 यानी 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है, गोल्जिकाय है ना, जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक रेटिकुलम भी कहते हैं, श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचन रस उत्पन्न करना या श्रावी? गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है श्रावी, है ना, श्रावी करना। आरआरबी 2005 में पूछा है। अगला प्रश्न है 35 नंबर की कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग VVI कह सकते हो। ठीक है जी, इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, की रिक्तिका या क्लोरोप्लास्ट? तो कोशिका का रसोई घर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? द्रव्यों का अभिगमन, प्रोटीन का संश्लेषण, स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संश्लेषण, माने CDS 2019 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित होता है? लवक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रद्रव्यी जालिका? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवक। लवक जो है नहीं होता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका मतलब कोशिका अंगक में। ठीक, अगला है प्रश्न अगला प्रश्न आप लोग का 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन में, मतलब अंदर इसकी पाचन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा
हाल्डानी ने, लैमार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो तथा ब्रिज ने। देखिए यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का ये द्विहेलिक्स प्रारूप दिया था। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसके ये बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका, ठीक है, फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 40 नंबर प्रश्न कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुवेनहॉक ने, श्वान ने, हॉमिस्टर ने, ब्राउन ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो न्यूक्लियस की खोज किया था ब्राउन ने। किसने किया था? ब्राउन ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 41 नंबर प्रश्न कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती केंद्रिका में, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या केंद्रक द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, केंद्रक द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द को किसने दिया? हॉमिस्टर ने, वाल्डेयर ने, शूटन ने या वैगनर ने। तो वाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला है 43 नंबर प्रश्न के अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की शूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने या रॉबर्टसन ने। तो वो किया था पोर्टर ने। किसने किया था? पोर्टर ने। ठीक, अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में या लाइकेनों में। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में होता है। ठीक है, जीवाणुओं में जो है कमी होता है। अगला है 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, फोगियम में। ठीक है, मतलब फोगियोलस में। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओफियोग्लोसस में, है ना। तो ये हो गया हमारा 45 नंबर, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। अब है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है ना। अर्धपारगम्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को, प्लाज्मा झिल्ली को, कोशिका भित्ति को या केंद्रक को। देखिए पूछा गया है एनडीए 2011 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। अगला है 47 नंबर प्रश्न कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जिकाय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःप्रद्रव्यी जालिका में। ठीक है, ये एसएससी 2015 में पूछा गया। देखिए हर एक क्वेश्चन हम आप लोग के लाए हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसलिए आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा वीडियो अच्छा लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आगे जो है कौन से सब्जेक्ट पर हम लोग वीडियो बनाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, गोल्जिकाय या राइबोसोम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जिकाय, है ना। गोल्जिकाय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, जो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा हर एक प्रश्न को। अगला है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? न्यूक्लियक अम्ल, केंद्रकाभ,
केंद्रिका या केंद्रिकाव, है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रकाव, ठीक है, केंद्रकाव के रूप में उसको जानते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 51 नंबर प्रश्न, है ना, जिसको हम लोग चुमाहन कहते हैं, ठीक। तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन है, एक कोशिक जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है। लाइसोसोम, धानी, गोल्जिकाएँ, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा धानी, ठीक, क्या होगा, धानी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है आपको लोगों के सामने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किससे कहते हैं। ग्लूकोज को, एटीपी को, एडीपी को, पाइरूविक को। तो एटीपी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा मुद्रा, एटीपी का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति आप लोगों से पूछ रहा है, तो वह जो होता है जीवाणु होता है कि पौधे होता है कि कवक होता है कि मानव होता है। तो देखिए वो मानव होता है। मानव में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आप लोगों के लिए, है ना। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 54 नंबर प्रश्न, ठीक। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से कोशिकाओं के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका और लवक, लयनकाय या गोल्जी बॉडी, रसधानी या लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका और लवक, ठीक। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है, ठीक। और आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी वैक्यूल के बारे में सही नहीं है। यानी रसधानी के बारे में कौन सा शब्द बात जो है सही नहीं है। पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है। वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। अमीबा में रसधानी की पोषण में भूमिका होती है। जंतु में कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी में कि जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आप लोगों का। देखिए लास्ट प्रश्न आप लोगों का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो पूछ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये था आप लोग का कोशिका से संबंधित क्वेश्चन, और हम लोग जो है ये पूरा ख़त्म किए आज। कोशिका से जितने से भी क्वेश्चन था वो सारे जो है हम लोगों ने आज कर लिए, ठीक है। और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और बताइए कि आगे आपके लिए कौन से वीडियो लाए, किस सब्जेक्ट पर लाए, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। चलिए अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।